Good morning, students. How have you been doing? Great. Okay. So we were reading about नेल्सन मंडेला. तो हमने कुछ हद तक नेल्सन मंडेला के बारे में हमने पढ़ा था. ये जो चैप्टर है इनके बुक से लिया गया है, ठीक है. और ये चैप्टर उस दिन का है जब ये ऐसे प्रेसिडेंट लेने वाले थे और ये साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट थे. तो हमने बुक्स में बहुत सारा चीज़ पढ़ा था कि ये कैसे इन पे अत्याचार हुआ था, कैसे क्या हुआ था, और कैसे जब ये ओथ लेने वाले थे तो कितने सारे लोग बहुत सारे अलग अलग देशों से आए थे. पहली बार साउथ अफ्रीका में ऐसा हुआ था. एक वर्ड से हमें अच्छा जानने को मिला था, अपार्थाइड. ठीक है, कि भाई मैंने आपसे डिस्कस कर लिया था. ठीक है, तो आगे हम पढ़ते हैं. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaired. तो ये जब ये ओथ ले लिए, जो मिलिट्री ने अपना प्रदर्शन दिखा दिया, शो दिखा दिया, उसके बाद ये जो पिछली बीते बातों को याद कर रहे हैं और बता रहे हैं. कह रहे वो पिछले दिन की बात है जब बहुत सारे हज़ारों लोगों ने, बहुत सारे मेरे लोगों ने सेक्रीफाइस किया था और सफरिंग, उन्होंने बहुत ही सफरिंग झेला था. उनका जो करेज है उनको कभी भी हम लोग दोबारा देख नहीं पाएंगे, दोबारा हम उसको पे नहीं कर पाएंगे. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. और बहुत ही मैं अच्छे से महसूस कर सकता हूँ, जो भी अफ्रीकन थे, जो भी साउथ अफ्रीकन थे, मैं अच्छे से महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मैं भी एक पैट्रियोट रहा हूँ. तो जो भी उन्होंने दुख झेला, दर्द झेला, वो सेम मैंने भी झेला है. क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया था कि 30 साल तक इन्होंने जेल में काटा था, उसके बाद ये बाहर आए थे. That long and novel line ended and now began again with me. कह रहा है कि वही जो लंबा लाइन था, मतलब कि जो लोग थे वो लोग मर गए हैं, लेकिन वे लोग फिर मेरे साथ अब वो जिंदा हो गए हैं. क्योंकि उनका जो भी मेहनत था कि इस देश को आज़ादी दिलाना है, वो फिर से शुरुआत हो गया है. I was pained that I was not able to thank them and they were not able to see what their sacrifices had wrought. ठीक है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है कि शायद अगर वे लोग ज़िंदा रहते तो आज का दिन देखते कि आज के दिन क्या है. जब मैं ऐसे प्रेसिडेंट ओथ ले रहा हूँ तो यहाँ पे रंग बिरंगे लोग, वाइट और ब्लैक लोग दोनों साथ मिलकर बात कर रहे हैं, और जो स्लेवरी है और जो ऑपरेशन है सब कुछ ख़त्म हो गया है. तो ये बेसिकली जो पैराग्राफ है वो पिछले जो हीरोज़ रह चुके हैं, जो जिन्होंने सेक्रीफाइस किया देश के लिए, उसके बारे में डेडिकेटेड है. The policy of apartheid created a deep and lasting wound in my country and my people. यार जो अपार्थाइड का जो प्रिंसिपल था, क्या अपार्थाइड मतलब क्या था कि डिस्क्रिमिनेशन, कालों को गोरों से अलग करना, कालों को लोगों को मारना पीटना, उसको एज अ स्लेव ट्रीट करना. ये जो ट्रेडिशन था, ये जो पॉलिसी था, ये बहुत ही मेरे देश पे गहरा घाव छाप छोड़ा था. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. और मेरे इस देश को बहुत साल लगेंगे, अगर हो सकता है कि जनरेशन भी लग जाएगी, अगर ना जनरेशन लगे फिर भी बहुत साल लगेंगे इस घाव से छुटकारा पाने में, घाव को रिकवर करने में. बट द डिकेड्स ऑफ oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissolos, the Chief Luthilos, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subokos of our time. कह रहा है कि पता डिकेट्स ऑपरेशन मतलब क्या होता है कि जुल्म करना, ब्रुटलिटी. ठीक है, तो जो भी जुल्म हुआ लोगों पे, जो भी क्रुअल्टी हुआ लोगों पे, हमारे लोगों पे, तो उससे एक अनइंटेंडेड इफेक्ट हुआ. होता है ना कि जब आप कोई एक्शन करते हैं तो उसका रिएक्शन भी होता है. तो जुल्म किया, तो जो गोरे लोगों ने ब्लैक लोगों पे बहुत सारा जुल्म किया, तो उसके रिएक्शन में एक इफ़ेक्ट हुआ. क्या इफ़ेक्ट हुआ कि ऐसे लोग जिनका नाम दिया, ये लोग खड़े हो गए. कहने का मतलब यह है कि अगर 100 लोगों में से 50-100 लोगों में से किसी को जुल्म किया जाता है तो उसमें से 2 लोग रिबेलियन हो जाते हैं, 2 लोग उसके अगेंस्ट खड़े हो जाते हैं. तो ये लोग क्या हुए, उसके अगेंस्ट खड़े हो गए और एक अच्छा नेता मिला.
Men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again. और कुछ ऐसे लोग थे जिनका करेज, जिनका विजडम और जिनका जेनोसिटी ऐसा कभी हमें देखने को नहीं मिला. Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. ये बहुत शानदार लाइन है. कह रहे हैं मतलब एक sarcasm है कि perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character. कह रहा है कि अगर किसी को होता है ना कि जब हम किसी को इतना दबाव डालते हैं, इस पर कितना उसको पीटते हैं, कितना मारते हैं, किसी को टॉर्चर करते हैं कि उसके अंदर का अच्छा ही आ जाता है, उसके अंदर का रिबेल बन जाता है. तो वही कह रहा है कि अगर किसी को अच्छा कैरेक्टर निकालना है तो उसको इतना अत्याचार कीजिए, उसको इतना पीटिए, मारिए कि वो उसके अंदर कैरेक्टर निकल जाए. तो कहने का मतलब ये है कि गोरे लोगों ने ब्लैक लोगों पे इतना अत्याचार किया, इतना ऑपरेशन किया कि उसमें से कुछ लोग रिबेलियन निकल गए और वो अच्छे निकल गए और वे लोग जाके कंट्री के लिए लड़े. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाइज बीनीथ इट्स सॉइल, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, फाइनल एंड ट्रूअर एंड प्योरेस्ट डायमंड. कह रहा है मेरा जो कंट्री है वो मिनरल में बहुत रिच है और डायमंड में भी बहुत रिच है, क्योंकि वहाँ साउथ अफ्रीका में डायमंड्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं, मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं. लेकिन वो जो नेल्सन मंडेला थे वो हमेशा मानते थे कि ये मेरे कंट्री का असली एसेट नहीं है, असली एसेट मेरे यहाँ के लोग हैं, यहाँ की कम्युनिटी है, यहाँ की सोसाइटी है. इट इज़ फ्रॉम दिस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज. कॉमरेड्स में होता है ना, क्या होता है, साथी, कली. कह रहा है कि जब मैं जेल में था तो मुझे जो करेज का मीनिंग होता है, जो साहसी होने का मतलब था, वो मेरे दोस्तों से पता चला. टाइम एंड अगेन I have seen men and women risk and give their lives for an idea. बहुत समय समय पर मैंने देखा है कि जो वुमेन है, जो मैन है, वे लोग अपना जान दे दिया है किसी एक आइडिया के लिए, एक सोसाइटी के लिए. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength, that resilience that defies our imagination. ऐसे से मैंने आदमी को देखा है जिन पे कितना भी टॉर्चर हुआ है, कितना भी उनको मारा गया, पीटा गया, उनको दबाया गया, उस पर अत्याचार हुआ, फिर भी वो लोग हिले नहीं. और रेजिलियंस के साथ फिर से हिम्मत करके लोग, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, उस तरीके से वो लोग लड़े. आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट. अच्छा लाइन है. कह रहा है कि करेज मेरे हिसाब से क्या होता है, करेज वो नहीं है कि आपके अंदर डर खत्म हो गया. करेज वो है कि जब आप डर पे काबू पा ले. द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड बट ही वो कन्क्योर्स दैट फियर. और ब्रेव आदमी क्या होता है, वो नहीं जो कि डर जिसके पास डर ना हो, लेकिन वो होता है जिसने डर पे काबू पा लिया. तो वो एक डिफिनेशन बनाते हैं कि ब्रेव मैन कैसा होता है. ठीक है. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. कोई भी भेदभाव लेके पैदा नहीं होता है. किसी का कलर देख के भेदभाव नहीं करता है, किसी का बैकग्राउंड देख के, किसी का रिलीजन देख के कोई भी पैदा नहीं होता है. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love, for love comes more naturally to the human heart than its opposite. कह रहा है कि जो जैसे कोई भी पैदा होता है तो हेट लेके पैदा नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो जब बड़ा होता है धीरे धीरे तो वो हेट करना सीखता है. और अगर वो हेट करना सीखता है तो उसको हम लोग प्यार भी सिखाया जा सकता है, उसको प्यार भी सीख सकता है. और प्यार तो बहुत ही नेचुरली आता है क्योंकि वो दिल के बहुत करीब होता है. ऐसा उनका नेल्सन मंडेला का मानना था. इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, ग्रीमेस्ट में होता है ना कि बेकार, बहुत बुरा टाइम. इन प्रिजन when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards. जब हम जेल में थे तो मैं और मेरे साथी जेल में थे, तो उस समय मुझे और मेरे दोस्तों को पुश टू लिमिट कि हमें बहुत मारा जाता था. पुश टू लिमिट का मतलब कि आखिरी बूंद तक निचोड़ना किसी को, ठीक है. बहुत मारा जाता था, पीटा जाता था, टॉर्चर किया जाता था,
ठीक है, आई वुड सी ए ग्लिमर ऑफ ह्यूमिनिटी इन वन ऑफ द कार, लेकिन वहाँ पे एक गार्ड था, मैंने उसके अंदर थोड़ा सा ह्यूमिनिटी देखा था, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकेंड, और एक थोड़े से 1 सेकेंड के लिए मैंने उनके अंदर ह्यूमिनिटी देखा था, बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। और ये देख के मुझे लगा कि नहीं यार, ह्यूमिनिटी तो अभी भी जिंदा है। कितना अच्छा, मतलब इंसिडेंट से हम क्या सीख सकते हैं कि हमारे अंदर, हमारे आसपास जब भी नेगेटिविटी आती है तो हम डर जाते हैं, हम अपना डिसीजन बदलते हैं, अपना एक्शन बदलते हैं, अपना थिंकिंग बदलते हैं, और हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन ये 30 साल जेल में रहने के बाद, जेल में केवल रहे नहीं है, इन पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है, इन पे टॉर्चर हुआ है, और उस समय इनको एक गार्ड के अंदर थोड़ी सी ह्यूमैनिटी देखी थी, और उनसे इनको मजबूती मिली थी, उनके एश्योरेंस मिला था कि नहीं यार चलो, ह्यूमैनिटी कहीं भी बाकी है। तो ये होना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, 90% निगेटिविटी लेके चलते हैं, लेकिन ये इनको इनको बस 1% पॉजिटिविटी मिली थी, और ये कहा कि नहीं, मैं तो आगे बढ़ूंगा। तो ये आदमी होना चाहिए हमेशा, ऑलवेज थिंक अबाउट ऑन द पॉजिटिव साइड। Man's goodness is is a flame that can be hidden but not but never extinguished। यार आदमी की जो अच्छाई होती है, आप एक आग की तरह होती है, आप उसको छिपा तो सकते हैं लेकिन बुझा नहीं सकते। In life, every man has twin obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country। ठीक है, कह रहा है कि सबके लाइफ में 2 ऑब्लिगेशन होते हैं। ऑब्लिगेशन मीन्स उसके ड्यूटी, उसके कर्तव्य। पहला ऑब्लिगेशन तो उसके फैमिली के प्रति होता है, उसके पेरेंट्स के प्रति होता है, उसके वाइफ और उसके बच्चों के प्रति होता है, और दूसरा उसके पीपल, कम्युनिटी, उसके कंट्री, उसके सोसाइटी के प्रति होता है। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and ability। कह रहा है कि एक अच्छे एजुकेटेड सोसाइटी में कोई भी इस दोनों कर्तव्य का पालन करता है, कि अपने फैमिली का भी ध्यान रखता है अपने, और अपने सोसाइटी का भी, अपने देश का भी ध्यान रखता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोस ऑब्लिगेशन। लेकिन बड़े दुख के साथ बताते हैं कि साउथ अफ्रीका जैसे कंट्री में मेरे जैसे लोग कहने का मतलब है कि जो काले लोग हैं, उनको कोई भी एप्लीकेशन पूरा करने नहीं दिया जाता था। मतलब उनको ना तो प्यार आराम से अपने फैमिली के लिए जीने दिया जाता था, ना ही अपनी कंट्री के लिए। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। कहते साउथ अफ्रीका में लोग, जो मेरी तरह लोग हैं, अगर वो लोग प्यार से रहना चाहें और अपने आराम से रहना चाहें तो उनको पनिश किया जाता था, उनको आइसोलेट किया जाता था। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home was forced to live apart। और वो अपना कुछ देश के लिए करना चाहे तो उसको उसको फैमिली से खींच के बाहर निकाल के टॉर्चर करके उसको घर से बाहर भेज दिया जाता था, उसको पनिशमेंट दिया जाता था। ट्यूलेट एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिविलेंस। ट्यूलेट मतलब होता है ना कि जो जब शाम का समय होता है, अंधेरे का समय थोड़ा सा, और उसको सीक्रेसी का, एक सीक्रेट लाइफ, एक वनवास का लाइफ और एक रिविलियन की लाइफ जीने पे मजबूर किया जाता था। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई साउथ अफ्रीका में जो ब्लैक लोग थे अपने फैमिली के लिए कुछ करते थे, कुछ अर्न करने की कोशिश करते थे, या फिर अपनी कंट्री के लिए कुछ करना चाहते थे, तो वाइट लोग उन पर ऑपरेट करते थे, उनको दबाते थे, उन पर अत्याचार करते थे। I did not I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, a father and a husband। ठीक है, तो शुरुआत में तो मैंने अपने देश के लोगों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन पहले अपने फैमिली के बारे में करता था। लेकिन जब मैं लोगों के बारे में सोचने लगा, ठीक है, तो मैंने ये देखा कि मेरे जो राइट है उस पर मुझे जीने नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मुझे सन का, बेटे के रूप में मुझे मेरी ड्यूटी फुलफिल नहीं करने दिया जा रहा है, ब्रदर के रूप में, फादर के रूप में, हस्बैंड के रूप में। कहने का मतलब ये है कि ना तो 2 ऑब्लिगेशन, तो दोनों में से कोई भी करना चाहते थे तो उन पर अत्याचार होता था, इन पे भी और इनके जैसे लोगों पे भी जो कि ब्लैक लोग थे। I was born with a hunger to be free।
आई वॉज नॉट बोर्न विद हंगर टू बी फ्री। कह रहे मैं पैदाइशी जो है आज़ादी का भूख लेके नहीं पैदा हुआ था, कोई भी लेके नहीं पैदा होता है। आई वॉज बोर्न फ्री कि, और मैं फ्री पैदा ही हुआ था, और सारे लोग फ्री पैदा होते हैं। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, और जहाँ तक मैं जान सकता हूँ कि मैं हर तरीके से फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the boat backs of slow moving bulls। तो कह रहा है इनके लिए आज़ादी का क्या मतलब था, फ्री का मतलब क्या था, कि मैं इतना फ्री था, मैं सोचता था कि मैं अपने जो मम्मी का जो हैट है उसके आसपास घूमूं, वहाँ के घास के मैदान पे घूमूं, वहाँ का जो नदी है आसपास उसमें मैं तैरूं, अपने गांव में घूमूं, रोस्ट मिलिस मक्का, और मक्के को मैं भून के खाऊं, बैलगाड़ी पर घूमूं। तो इनका फ्री होने का मतलब ये था। As long as I obeyed my father and abided by the custom of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। जब तक मैंने अपने पापा की बात मानी, जब तक अपने ट्राइब की बात मानी, ट्राइब का कस्टम फॉलो किया, तब तक मुझे भी कोई परेशानी नहीं हुआ, मुझे तब तक मैं फ्री था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me। तो बचपन में जो भी बचपन का जो ये बचपन में था, तो मुझे लगता था कि मैं फ्री हूँ, मेरे पास फ्रीडम है, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ ये फ्रीडम तो एक इल्यूज़न है। ठीक है, जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया तो मुझे पता चला कि जो मेरी आज़ादी हो मेरे पैदा होने से पहले ही मुझसे छीन ली गई है। देन आई बिगेन टू हंगर फॉर इट, तब जाके मुझे इसकी भूख लगी। होता है ना, जब आपके पास कोई चीज़ खत्म हो जाता है तब उसकी भूख लगती है। तो इनको लगता था कि मैं तो फ्री हूँ, लेकिन जब धीरे धीरे इनको रियलाइज़ हुआ दैट ही वॉज नॉट फ्री, देन ही स्टार्टेड सर्चिंग फॉर इट, तब उनको इसकी भूख लगी। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, कि एज ए स्टूडेंट, पहले मैं स्टूडेंट में था तो क्या, तो मुझे लगता था कि एक्चुअली आज़ादी बस मुझे ही चाहिए, मैं अपने लिए ही ढूंढता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट ऑल नाइट, रीड व्हाट आई प्लीज एंड गो वेयर आई चूज। जैसे हम लोग भी स्टूडेंट हैं, हम लोग भी सोचते हैं कि मेरे लिए भी कुछ आज़ादी हो जाएगी, जब मैं रात को घर से बाहर निकलूँ तो मेरे पापा मम्मी मुझे ना टोके, मैं घूम के आऊँ बाहर से, कुछ भी पढ़ूँ, कहीं सोऊँ, कहीं जाऊँ। लेटर as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in lawful manner। तो जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, जोहान्सबर्ग एक जगह है साउथ अफ्रीका में, ठीक है, तो तब मुझे बेसिक फ्रीडम जो था मैं उसके बारे में ढूंढने लगा। क्या क्या बेसिक फ्रीडम था, कि मैं अपने आप को एक अच्छा आदमी बना सकूं, मैं जो कमाता हूँ उसको रख सकूँ, क्योंकि होता था ना कि ब्लैक लोग जो कमाते थे उनसे छीन लिया जाता था। मैं शादी कर सकूँ, एक फैमिली रख सकूँ, ठीक है, और ऐसा फ्रीडम हो जो किसी के द्वारा भी मुझसे छीना ना जाए, मैं आराम से रह सकूँ, मुझे कोई परेशान ना करे। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री बट माई ब्रदर एंड सिस्टर वॉज नॉट फ्री। तब मैंने रियलाइज़ किया, जब मुझको रियलाइज़ हुआ यार मेरे पास तो फ्रीडम है ही नहीं, तब मैंने ये भी देखा कि मेरे साथ जो भी लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं, उनके जो भाई बहन हैं, उनका भी फ्रीडम ऑलरेडी छीन लिया गया। आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज curtailed बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। और मैंने ये भी देखा कि जो भी लोग मेरी तरह दिखते हैं, मेरी तरह दिखने का मतलब कि जो भी ब्लैक लोग हैं, सबका आज़ादी छीन लिया गया है। दैट इज़ वेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब जाके मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया। एंड दैट इज़ वेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम। और तब जाके जो मेरी जो भूख थी, किसकी, आज़ादी की भूख, वो जाके एक बड़ा भूख हुआ। इन्होंने ज्वाइन क्यों किया, क्योंकि ये देश को आज़ाद करना चाहते थे। किससे, वाइट पीपल से, जो भी इन लोगों का अत्याचार था। जैसे हमारे देश में क्या था, अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने ज्वाइन कर लिया था पार्टी, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज बनाया था, उसी तरीके से ये भी एक पार्टी में ज्वाइन कर लिया ताकि ये लोग अत्याचार से मुक्त पा सकें। माई पीपल, it was the desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect and animated my life that transformed a frightened young man into a bold one that drove a law-abiding attorney to become a criminal।
कह रहा है कि मेरा डिज़ायर एक अच्छा, अब मेरे पास एक डिज़ायर था। क्या डिज़ायर था? कि जो भी मेरे लोग हैं उनको अच्छे से उनको उनकी आज़ादी वापस दिलाना है, उनकी एक डिग्निटी वाली लाइफ उनको वापस दिलाना है, ताकि वो डिग्निटी के साथ रह सके, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ वो लोग रह सके। और ये सोच के मैंने ज्वाइन किया। तो उसके बाद क्या हुआ, जब मैं डरा डरा रहता था और डरे डरे आदमी को मैंने एक बोल्ड वन में बदल गया। जब वो पार्टी ज्वाइन की तो बोल्ड हो गया, वो मूव लेने लगे। ठीक है। दैट ड्रोव अ लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल। अटॉर्नी मीन्स क्या होता है? वकील, जो लॉयर होता है। ठीक है। तो ये पहले एक वकील थे, तो लॉ अवॉइडिंग अटॉर्नी से क्या बन गए? क्रिमिनल बन गए। देखिए अच्छा लाइन है कि क्रिमिनल। अब आज़ादी के लिए लड़ना कोई क्रिमिनल तो नहीं है ना, लेकिन उस समय क्या था, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद कोई क्रिमिनल थोड़ी थे वो, लेकिन उनको फिर भी सज़ा मिला था। चाहे जो भी हमारे जो पैट्रियट्स रहे थे, वही मतलब उस समय जब हमारा देश गुलाम था, तो जो भी आज़ादी के लिए लड़ता था उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया जाता था। द टर्न ऑफ फैमिली लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट होम। तो मैं वकील से क्रिमिनल बन गया, फैमिली लविंग हस्बैंड से एक ऐसा आदमी बन गया जिसके पास घर वाले से बेघर बन गया। दैट फोर्स द लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्ग। और एक फैमिली वाला आदमी एक सन्यासी के रूप में बन गया। कहने मतलब है कि वो जैसे होता है ना, जब वो फाइट करते हैं तो लोग घर से दूर रहते हैं, छुप छुप के लड़ते हैं, रैली निकालते हैं। तो इस तरीके से वो उनकी ज़िंदगी कटने लगी। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग दैन द नेक्स्ट मैन। मैं किसी भी आदमी से ज़्यादा गुणी नहीं हूँ, ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग नहीं हूँ, मैं भी नॉर्मल आदमी हूँ। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एन्जॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू माई पीपल वर नॉट फ्री। जब मुझे रियलाइज़ हुआ, चूँकि फ्रीडम तो थोड़ा बहुत था उनके पास, लेकिन जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, उनसे छीन लिया गया है, तो उनकी जो छोटी मोटी जो फ्रीडम थी उनको ये बेकार लगने लगी। फ्रीडम इज़ अनडिविजिबल। फ्रीडम को बांटा नहीं जाए, फ्रीडम तो फ्रीडम होता है। द चेंज ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन ऑल ऑफ देम। द चेंज ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेंज ऑन मी। तो किसी भी मेरे अगर एक लोग पे चैन है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक लोग का फ्रीडम छीन लिया गया है तो सारे लोग का फ्रीडम छीन लिया गया। अगर सारे लोग का फ्रीडम छीन लिया गया तो मेरा भी फ्रीडम छीन लिया गया है। बेसिकली लोग के बारे में सोच रहे थे। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली। ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेशन। और कह रहे कि मुझे पता था कि जो ऑपरेशन है, मतलब कि जो ऑपरेशन क्या होता है, टॉर्चर करना, दबाव देना, जुल्म करना, कि जो भी ऑपरेशन था, मतलब जो वाइट लोग थे और जो भी ऑपरेटर और जिनको मतलब दबाने वाले और दबने वाले, दोनों को लिबरेशन की ज़रूरत थी, दोनों को सुधारने की ज़रूरत थी। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज़ ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड। क्योंकि एक ऐसा आदमी जो दूसरे की आज़ादी छीनता है और खुद ही वो प्रिजनर होता है। किसका प्रिजनर होता है? हेट्रेड का। होता है क्या ना जी, जब वो घृणा करता है तभी तो, जैसे वाइट पीपल के मन में घृणा होगा ब्लैक पीपल के अगेंस्ट, तभी तो उनकी आज़ादी छीनते थे। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस। और उसके दिमाग में प्रिजुडिस में क्या होता है? बायस्ड माइंड होता है ना। एंड नैरो माइंडेड था, बहुत संकीर्ण सोचते हैं ऐसे लोग। जो भी किसी पे जुल्म करता है, जो भी किसी से घृणा करता है, किसी से नफरत करता है, उसके मन में ऑलरेडी कहीं ना कहीं एक निगेटिव इमोशन होता है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम। क्योंकि अगर मैं किसी का फ्रीडम छीनता हूँ तो मैं खुद ही फ्री नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा लाइन है कि अगर मैं किसी का फ्रीडम छीनता हूँ, किसी को मारता हूँ, किसी को पीटता हूँ, तो मैं खुद ही अंदर से अनस्टेबल हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वन फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी। ठीक है। द ओप्रेस्ड एंड ओप्रेसर अलाइक आर रोब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी। ठीक है। तो क्योंकि अगर मैं किसी को टॉर्चर करता हूँ तो मेरे अंदर भी कहीं ना कहीं कमी है। तो जो ऑपरेसर हैं और जो ओप्रेस्ड हैं, दोनों ने अपनी ह्यूमैनिटी को गायब कर लिया और मुझे दोनों को ही लिबरेट करना है। ऐसा नहीं है कि जिन पे अत्याचार होता है उनको ही केवल फ्रीडम चाहिए, नहीं, जो अत्याचार करने वाला है उनको भी मुझे फ्रीडम दिलानी है। तो कितना अच्छा लाइन है ये वाला। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है।
इसका जो भी लाइन्स है, जो भी एक एक मीनिंग है, मेरे पढ़ाने के बाद भी, ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ना है, एक एक लाइन उसका खुद से मतलब निकालना है कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इसका कहने का मतलब क्या होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोई भी बीच का पार्ट्स उठा के पूछा जाता है। क्लियर है? आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।